नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में। और बच्चों की बेहद डिमांड पर सर मॉडर्न हिस्ट्री करवा दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री करवा दीजिए, है ना। तो मैंने सोचा चलो फिर इतना बच्चे कह रहे हैं तो एक बार के लिए करवा दिया जाए ना। वैसे कुछ है नहीं इनमें टॉपिक में, मैं आपको बता देता हूँ। ये इनका क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्या थोड़ा सा डर रहता है क्योंकि इसमें सन वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा उससे क्या है भयभीत हो जाता है कि वो कैसे याद करेंगे, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक स्टोरी के भांति इसको याद रखना शुरू कर दीजिए। 4-5 बार इसका जो है रोजाना रिवीजन कर दीजिए, मैं कहता हूं कोई डाउट नहीं। हिस्ट्री के अंदर अगर आप मान के चलो 6 से 7 प्रश्न अगर आपके आ रहे हैं तो मानना मेरी बात, मॉडर्न हिस्ट्री से अकेले 4 प्रश्न जो है वो आपके यहां से आ जाएंगे, 4 टॉपिक से। तो आपको मेडाइवल जो राजा महाराजा वाली दिक्कत जो है वो लेनी नहीं है आपको ना। तो एक बार के लिए अपने पास टाइम भी ग्राम सेवक के लिए कम बचा है, तो सोचा 1857 की क्रांति की मेन जो बातें रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं। कम समय के अंदर अपने बेहतरीन जो मैटर है उसको कर लेंगे कवर। क्लियर है क्या? तो जिस भी भाई बंधु ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। चलो अभी पढ़ते हैं। तो 1857 की क्रांति, सर सबसे पहला तो बात आती है ये क्रांति। सर जो क्रांति है, सीधा सा शब्द आता है क्रांति। क्रांति को जो शब्द दिया गया दोस्तों वो एक अपने कह सकते हैं ये सर एक विद्रोह है। क्रांति क्या है सर? एक विद्रोह है। और विद्रोह होती है दोस्तों लड़ाई से, तात्पर्य किससे होता है? लड़ाई से। और कोई भी लड़ाई होती है, मान लो आपके और किसी के मध्य लड़ाई होती है, तो इसका रीजन तो होगा ना, उसका कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा। तो वही बात मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रांति होने के कारण हमें जानने हैं सबसे पहले, उन कारणों से भी प्रश्न आ सकता है। देखो मैं आपको बता देता हूं, 1757 के अंदर एक प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर, और वहां से जो है इंटर मारते हैं ब्रिटिश शासन, है ना। अब 1757 से लेके 1857 तक अगर देखा जाए तो 100 साल का गैप हो जाता है। कितने साल का गैप हो जाता है दोस्तों? 100 साल का। यानी कि सर एक पहला प्रश्न तो ये आता है भी सर 1857 की क्रांति तक ब्रिटिश सत्ता को कितने साल हो चुके थे शासन में, है ना। भारत में शासन व्यवस्था में ब्रिटिश सत्ता के कितने साल हो चुके थे? तो याद रखना प्लासी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो 1757 ईस्वी के अंदर, और अब जो 1857 की क्रांति अपने विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो दोनों के मध्य का गैप कितना हो गया दोस्तों? 100 साल। तो अपने कह सकते हैं 1857 की क्रांति तक अंग्रेजों को शासन व्यवस्था में भारत में कितने साल हो चुके थे? 100 साल हो चुके थे। चलो तो अब कारणों की बात की जाए तो कारण दोस्तों 1-2 रहेंगे। एक तो थे निरंतर चले आ रहे कारण, चले आ रहे कारण। तो एक तो आ जाएगा सर निरंतर चले हुए आ रहे कारण जो थे, और एक आ जाएगा दोस्तों तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण मतलब सर करंट में ऐसी क्या स्थिति हो गई थी जिसकी वजह से सर विद्रोह करना पड़ा, है ना। तो वो भी स्थितियां दोस्तों वो अपने तत्कालीन कारण के अंदर जानेंगे। और यहां पर अपने बात की जाती है तो निरंतर चले आ रहे कारण, उनके बारे में अपने बात जानेंगे। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं निरंतर चले आ रहे कारण क्या थे, उन पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो दोस्तों निरंतर चले आ रहे कारण, हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग में क्या लिखना है? निरंतर चले आ रहे कारण। चले आ रहे कारण तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक पॉइंट पे अपने विचार करेंगे, अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जो था वो था सर बहादुर शाह की बात आती है। बहादुर शाह सेकंड, सर ये मुगल शासक जिसे सर बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल शासक सर बहादुर शाह सेकंड, जिसे रंगून के अंदर दफनाया गया था और कहा गया था ये बहादुर शाह तुझे तो तेरा मतलब दफनाने के लिए तेरे देश में 2 गज जमीन भी जो है नसीब नहीं हुई। वो पंक्ति भी दोस्तों बहादुर शाह सेकंड के लिए कही गई है। तो मुगल शासक था इसका दोस्तों क्या किया था, ये दिल्ली में शासक है, यानी कि सर दिल्ली का शासक मुगल शासक है। और सर इसका किया जाता है अपमान। अपमान से तात्पर्य ये नहीं है भी सर इसको कोई थप्पड़ मार के चला गया ना। अपमान दोस्तों आपको भी पता है कैसा अपमान, तो अपमान की जगह आप याद रख लीजिएगा, इसे बोल दिया गया तू दिल्ली में बैठा है, लाल किला खाली कर। पहले तो आप अपने घर में बैठे और कोई बाहर का आके व्यक्ति जो है वो आपको कहे भी आप अपने घर से बाहर निकल जाओ, तो आपका अपमान है या नहीं है? खाली करने का आदेश, ये खाली करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया सर? ये दिया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा, यानी कि सर अंग्रेजों द्वारा कहा गया भी आप जो है लाल किला खाली कर दो। दूसरी बात क्या आती है, दूसरा अपमान, सर इनके जो मुगली सिक्के चलते थे, मुगली सिक्के जो चलते थे दोस्तों मुगलों के, है ना, उन सिक्कों पे क्या लगा दी सर? रोक लगा दी। तो एक तो सर हो गया लाल किला खाली करने का आदेश,
दूसरा सर इसके मुगली सिक्कों पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई, तो जिससे बहादुर शाह ने अपना अपमान समझा और बहादुर शाह भी दोस्तों बगावत के लिए तैयार रहा था, किसके लिए सर, अंग्रेजों के खिलाफ। दूसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो आता है आपको मैं बता देता हूं सर, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सर लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है दोस्तों ये आएगा और ये सर गवर्नर जनरल के रूप में आता है। किसके रूप में आता है सर, ये गवर्नर जनरल के रूप में, जीजी के रूप में आता है। भारत के अंदर एक सबसे बड़ी पोस्ट जो है दोस्तों अंग्रेजों की, वो गवर्नर जनरल थी और उस पोस्ट के लिए कौन आया सर, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों 1798 ईस्वी के अंदर आता है। कब आता है सर, ये 1798 ईस्वी में भारत में आया सर, भारत में, और भारत में आया किस रूप में दोस्तों, ये गवर्नर जनरल के रूप में आया सर। इसने आते ही आपको मैं बता देता हूं, बहादुर शाह जब, सॉरी, लॉर्ड वेलेस्ली जब आता है दोस्तों, याद रखिएगा ये सबसे पहले सर ये हैदराबाद रियासत से संधि करता है। और वो संधि सर क्या, क्योंकि सर लॉर्ड वेलेस्ली की एक संधि की नीति पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है दोस्तों सहायक संधि नीति, सहायक संधि नीति। तो सहायक संधि नीति जो थी वो दोस्तों किसकी थी, वो थी लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि नीति दी। इसके अंदर वो कहना क्या चाह रहा है, वो सिंपल सा फंडा है सर, मतलब सर सहायता के लिए बोल रहा है। बोला आप पर जब विपदा आएगी, आप पर मतलब किस पे, रियासती शासकों पर, रियासती शासकों पर जब कोई विपदा आ रही है तो हम आपका साथ देंगे, अंग्रेज लोग हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब अंग्रेजों पे अब मुसीबत आएगी तो आप शासक हमारा साथ दोगे। तो ये नीति किसकी है सर, लॉर्ड वेलेस्ली की है। सबसे पहले आता है दोस्तों ये हैदराबाद रियासत में। भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी रियासत में आता है, ये हैदराबाद में। और हैदराबाद के दोस्तों याद रखिएगा हैदराबाद रियासत का एक शासक है निजाम खां। निजाम खां से दोस्तों क्या करता है, ये संधि करता है। तो सर सर्वप्रथम संधि जो है वो दोस्तों सर्वप्रथम सहायक संधि, सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाला बंदा जो है वो दोस्तों कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में हैदराबाद के शासक निजाम खान ने संधि की थी। कौन सी सर, सहायक संधि नीति। क्लियर है क्या। अब ये बंदा दोस्तों अपने सर राजस्थान में आना चाहिए। तो जब सर ये राजपुताना में आता है तो राजपुताना में दोस्तों इसका जो प्रथम प्रयास होता है, राजपुताना में जो प्रथम प्रयास ये करेगा, वो प्रथम प्रयास करेगा दोस्तों दो रियासत याद रखिएगा, एक है दोस्तों अलवर और एक है दोस्तों भरतपुर। जिसमें से मैं आपको कह दूं भरतपुर का जो है आप पहले नाम प्रायोरिटी दोगे और नंबर 2 पे दोगे दोस्तों किसको, अलवर को। यहाँ के शासक अगर आपसे पूछे जाए तो अलवर का जो शासक था दोस्तों इस समय उसका नाम था सर बख्तावर सिंह। अलवर का शासक कौन था, बख्तावर सिंह। और भरतपुर का शासक था दोस्तों रणजीत सिंह। कौन था, रणजीत सिंह। तो अलवर का शासक था सर बख्तावर और सर भरतपुर का शासक कौन था, रणजीत सिंह। इनसे सर सबसे पहले ये संधि करता है। सन की बात की जाए तो 1804 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रयास जो किया गया 1804 ईस्वी में किया गया। क्लियर है क्या यहां तक। तो सर राजपुताना में प्रथम प्रयास जो है वो सर कहां पर होता है, अलवर और भरतपुर रियासत में। प्रथम प्रायोरिटी आप दोगे किसको, भरतपुर को। ऑप्शनली आपको भरतपुर मिलेगा, अगर भरतपुर ऑप्शन में नहीं है तो अलवर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर सर क्या ये संधि जो हुई वो क्या सफल संधि थी, नहीं। अरे ये जो संधि है, ये जो प्रयास हो रहा है दोस्तों, ये असफल रहा था। क्या रहा था दोस्तों, ये असफल रहा था। तो ये दोस्तों राजपुताना की प्रथम संधि तो कहलाती है। क्या ये सफल संधि है, नहीं, ये सफल संधि नहीं है, ये असफल संधियों में आती है दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि यहां से जो है पूर्णतः शर्तें नहीं मानी गई और लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में दोस्तों यहां पर सहायक संधि जो है संपूर्ण रूप से नहीं हो पाती। फिर इसके बाद में अगर बात की जाती है दोस्तों, ये संधियों का सिलसिला जारी कर चुका है दोस्तों कौन, लॉर्ड वेलेस्ली। आगे चलते चलते दोस्तों एक शासक और गवर्नर जनरल की बात की जाती है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो अगर बात की जाए उस गवर्नर जनरल की, तो वो बंदे ने आके दोस्तों एक नीति जो है अपनाई थी जिसे कहते हैं दोस्तों आश्रित पार्थक्य नीति कहा जाता है। वो भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा। तो अभी संधियों की बात चल रही है तो यहीं पे ताजा ताजा वार अपने करेंगे। राजपुताना की कौन सी रियासतें जो थी जिसने सबसे पहले संधि की, सबसे लास्ट में संधि की, या पूर्ण शर्तों सहित पुनः संधि की, वो रियासतें अपने जानेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, शाबाश। चलो नेक्स्ट मैं यहां पे बता देता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट इसकी बातें क्या रहेगी,
सहायक संधि पे बात आती है तो सहायक संधि पे अपने बात कर लेते हैं। सहायक संधि की सर नीति किसकी है? लॉर्ड वेलेस्ली की नीति है। किसकी नीति है दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली की नीति है। तो राजपूताना में सर्वप्रथम संधि, राजपूताना में सर्वप्रथम सहायक संधि, सहायक संधि वो किसके द्वारा की गई दोस्तों? सर्वप्रथम सहायक संधि जो है वो दोस्तों सबसे पहले करता है दोस्तों करौली रियासत। कौन सी रियासत करता है दोस्तों? सबसे पहले करौली रियासत करेगी। सबसे पहले करने वाली रियासत कौन सी है? वो करौली रियासत है। और करौली रियासत की अगर जानकारी ली जाए तो सर इसके द्वारा 15 नवंबर 1817 ईस्वी को दोस्तों क्या की जाती है? संधि की जाती है अंग्रेजों से। करौली का शासक जो है दोस्तों उस समय याद रखिएगा हरबख्शपाल सिंह जो है वो यहाँ का शासक है। हरबख्शपाल सिंह क्या है दोस्तों? करौली का शासक है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले सर करौली रियासत ने संधि की 15 नवंबर 1817 ईस्वी के अंदर। सबसे लास्ट संधि, सबसे लास्ट संधि करने वाली रियासत है दोस्तों याद रखिएगा सिरोही रियासत। कौन सी है दोस्तों? सिरोही रियासत है। और सिरोही रियासत जो संधि करता है दोस्तों वो याद रखना दिसंबर 1823 ईस्वी के अंदर होती है। दिसंबर 1823 ईस्वी के अंदर सबसे लास्ट संधि होती है दोस्तों सिरोही। और सिरोही का उस समय शासक की बात की जाए तो वो शासक है दोस्तों कौन सा? शिव सिंह। तो सिरोही का शासक शिव सिंह है जो अंग्रेजों से सबसे लास्ट संधि करता है दोस्तों। तो शुरुआत कब हुई सर? 1817 से, यानी कि सर संधि का जो सिलसिला है, संधि का जो क्या है सर सिलसिला है वो सर कब तक जारी रहा था? संधि का सिलसिला है दोस्तों तो वो दोस्तों याद रखिएगा 1817-18 में रहा था पूरा प्रभावी रूप से। आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में भी राजपूताना के अंदर सहायक संधियां लगभग कंप्लीट हो गई थी 1817-18 में, लेकिन एकमात्र रियासत ऐसी बची थी जिसने संधि नहीं की थी, वो थी दोस्तों सिरोही रियासत। और सिरोही का शासक कौन था दोस्तों? शिव सिंह था। तो यानी कि सर इन सभी संधियों का काल जो रहता है वो 1817-18 का रहता है। और इन संधियों पर बात आती है दोस्तों इनके पश्चात हस्ताक्षर की, है ना। हस्ताक्षर लगभग 1835 के अंदर 1835 ईस्वी के अंदर एक गवर्नर जनरल के रूप में आता है। 35 से 36 एक साल ही रहता है वो, जिसका नाम है दोस्तों मैटकॉफ। कौन है? मैटकॉफ। तो मैटकॉफ द्वारा दोस्तों इन संधियों पर क्या किया गया? इन्हें पारित किया गया, यानी कि सर प्रभावी रूप से इन्हें मेंशन किया गया था। मैटकॉफ द्वारा इन संधियों पर क्या किया गया दोस्तों? हस्ताक्षर किया गया। अगर आपसे पूछा जाए इन संधियों पर क्या है हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन है? मैटकॉफ। महिला सुपरवाइजर 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों भी सभी सहायक संधियों पर सर हस्ताक्षर करने वाला जो शासक है उस शासक का नाम उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? मैटकॉफ है। तो आपको ये 3 प्रश्न यहां पर क्लियर हो जाने चाहिए। सबसे पहली रियासत कौन सी है? करौली। दूसरी उसके बाद में कौन सी है दोस्तों? लास्ट कौन सी है? सिरोही। और सिलसिला यानी कि सर कार्यकाल जो रहा था संधियों का वो 1817-18 में लगभग संधियां हो गई थी दोस्तों। तो ये सब बातें आपके दिमाग में सेव रहनी चाहिए। ये आपने नोट कर लिया होगा। एक बार के लिए मैं इसको साफ कर देता हूं। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो भाई लाइक शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों को जिन्हें सर मॉडर्न हिस्ट्री की ज़रूरत है ना। कोई कारणवश वो जो क्लास नहीं ले पाए या नहीं लगा पाए तो आप उन तक शेयर कर सकते हो ये चीज़ें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आता है वो क्या है दोस्तों? पूर्ण शर्तों सहित, पूर्ण शर्तों सहित पुनः संधि, पूर्ण शर्तों सहित पुनः संधि। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से बनता है। और इसकी सर जो रियासत आएगी वो आएगी दोस्तों कोटा रियासत। कौन सी रियासत आएगी दोस्तों? कोटा रियासत आएगी। हालांकि ये दिनांक दोस्तों करौली के सिर्फ 2 दिन बाद की आती है। 17 नवंबर की बात आती है 1817 में। और यहाँ पर कोटा का शासक था सर उमेद सिंह। कौन था सर? उमेद सिंह। उमेद सिंह द्वारा दोस्तों यहां पर क्या की जाती है? ये संधि की जाती है। तो पूर्ण शर्तों सहित सहायक संधि करने वाला रियासत कोटा, यानी कि सर उसकी शर्तें पहले अधूरी मानी गई थी तो उसने सर विरोध किया इस चीज का। और विरोध करने के बाद सर पूर्ण शर्त उसकी मानने के पश्चात उसने पुनः संधि की थी। और पुनः संधि दोस्तों कोटा रियासत के उमेद सिंह ने की थी। याद रखिएगा सर 17 नवंबर 1817 इसकी क्या मिलती है? दिनांक मिलती है।
क्लियर है? तो दो अपने सर पॉइंट क्लियर हुए कारण। तो सर कुछ इन संधियों के कारण भी सर रियासती शासक जो है वो अग्रेसिव किसकी तरफ हो गए सर? ब्रिटिश शासन की तरफ हो गए, है ना। मतलब वो सर वहां की जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और वहां की जनता की सुनवाई नहीं करेंगे तो मेरे को एक बात बताइए ना, वहां की जनता परेशान होगी या नहीं होगी? बस वही कुछ कारण रहे थे, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं सर। तीसरा कारण आता है दोस्तों, एक व्यक्ति आता है 1813 के अंदर, 1813 ईस्वी के अंदर सर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सर लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स दोस्तों याद रखिएगा, ये भी सर क्या है? जीजी है। जीजी मींस दोस्तों गवर्नर जनरल होता है। और लॉर्ड हेस्टिंग जो है अपनी आश्रित पार्थक्य नीति, है ना, अपनी आश्रित पार्थक्य नीति जो है वो लागू करेगा। क्या होती है सर ये? अभी बता देता हूं। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था दोस्तों, इसके द्वारा आश्रित पार्थक्य नीति, इसकी नीति अगर आपसे पूछी जाए तो आश्रित पार्थक्य नीति, पार्थक्य नीति, तो आश्रित पार्थक्य नीति जो है दोस्तों वो किसकी रहती है? लॉर्ड हेस्टिंग्स की रहती है दोस्तों। किसकी रहती है? लॉर्ड हेस्टिंग्स की रहती है, याद रखिएगा। तो बार बार बोलने का प्रयास कीजिएगा। आश्रित पार्थक्य नीति, आश्रित पार्थक्य नीति, आश्रित पार्थक्य नीति किसकी है दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग्स की है सर। ये 1813 से लेकर 23 तक सर इसका शासनकाल रहता है हेस्टिंग्स का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1813 से लेकर 23 तक रहा था। लेकिन दोस्तों आश्रित पार्थक्य नीति कब तक रहती है? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आश्रित पार्थक्य नीति दोस्तों 1813 से लागू होकर 57 तक जारी रहती है। जारी रही थी दोस्तों, याद रखिएगा, जारी रही। कौन सी नीति जारी रही थी दोस्तों? याद रखना, आश्रित पार्थक्य नीति जारी रही थी लॉर्ड हेस्टिंग्स की, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या था देखो, इसके बाद में एक लॉर्ड डलहौजी आएगा। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों याद रखिएगा, जब वो बंदा आता है, लॉर्ड डलहौजी दोस्तों जब बंदा आता है तो ये बंदा लगभग सर 48 के करीब आता है, 1848 में। और ये बंदा क्या करता है दोस्तों? आने के पश्चात एक सर नीति लगाता है ये भी, यानी कि सभी अंग्रेज सर नीतियां लगा रहे हैं अपनी अपनी, क्योंकि गवर्नर जनरल है भी, भारत का पूरा प्रशासन इनके हाथ में है, तो नीति तो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वही वाली बात थी। तो दोस्तों वहां पर नीति जो लगाई गई थी वो सर डलहौजी लगाएगा। और डलहौजी की दोस्तों गोद निषेध नीति है, जिसे व्यपगत नीति के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है क्या? तो दोस्तों व्यपगत नीति या गोद निषेध नीति या हड़प नीति जिसे कहा जाता है वो डलहौजी की है। लेकिन सर इन दोनों नीतियों में फर्क क्या है? हेस्टिंग्स कहता है भी अगर कोई भी उत्तराधिकारी शासक अगर कोई भी उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है तो उसको अंग्रेजों से क्या लेनी पड़ेगी? इजाजत लेनी पड़ेगी। ये कौन सी नीति होगी? आश्रित, यानी कि आप डिपेंड हो, आप आश्रित हो किस पर सर? अंग्रेजों पे। अगर आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हो फिर भी आप क्या हो? उन पे डिपेंडेड हो। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये थी आश्रित पार्थक्य नीति, लेकिन ये है किसकी सर? लॉर्ड हेस्टिंग्स की है, याद रखिएगा। ये भी आपका पॉइंट बन सकता है एग्जाम के लिए। इधर वाली को मैं साफ कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो करौली रियासत जो है वो सबसे पहले संधि करती है, सबसे लास्ट में दोस्तों सिरोही करती है, और पूर्ण शर्तों सहित करने वाली कोटा। और नंबर 3 पे पॉइंट पड़ा आपने हेस्टिंग्स की दोस्तों आश्रित पार्थक्य नीति। नंबर 4 पर जो आती है, नंबर 4 पर जो आती है दोस्तों याद रखिएगा, उनके बारे में बताऊं सर, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए सर, ये 1848 के अंदर आता है और 56 तक रहता है। यानी कि सर लॉर्ड डलहौजी जो है वो कैनिंग से पहले है, जस्ट, है ना, गवर्नर जनरल है दोस्तों। ये बंदा क्या करता है? ये आके सर एक नीति लगाएगा और उस नीति का नाम है दोस्तों याद रखिएगा गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति, या सर इसे कहा जा सकता है हड़प नीति। कौन सी नीति दोस्तों? हड़प नीति। और हड़प नीति को ही दोस्तों कहा जाता है व्यपगत नीति। क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यपगत नीति। तो एक बार के लिए बोलिएगा, गोद निषेध नीति, हड़प नीति या व्यपगत नीति दोस्तों वो किसकी रहेगी? वो लॉर्ड डलहौजी की रहेगी। वो किसकी रहेगी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी की रहेगी। चलो नेक्स्ट इसके बाद की अगर बात की जाए, नेक्स्ट इसके बाद की बात की जाए तो गोद निषेध नीति, हड़प नीति या व्यपगत नीति किसकी है दोस्तों? ये लॉर्ड डलहौजी की है, याद रखना। लेकिन आश्रित और पार्थक्य नीति दोनों में फर्क मैं बता चुका हूं। फर्क सर इसका आपने सुना भी, वो डिपेंडेड है। ये बंदा कह रहा है अगर किसी के संतान नहीं है तो वो संतान जो है गोद नहीं ले सकता। यानी कि अपने को पता है अगर किसी शासक के कोई निसंतान शासक है तो वो मरने के पश्चात उसकी सत्ता
है उसकी रियासत जो है वो सर किसके अधीन होने वाली है, ध्यान रखिएगा, वो सर सीधी की सीधी ब्रिटिश सत्ता के अधीन होने वाली है। तो गोद निषेध नीति, हड़प नीति या व्यपगत नीति की बात की जाए तो सर इसको बोला जाता है भी गोद निषेध, यानी कि वो गोद नहीं ले सकता, कोई भी शासक है वो क्या है सर, गोद नहीं ले सकता। चलो नेक्स्ट आगे बात कर रहा हूं मैं लॉर्ड डलहौजी के पश्चात में। अब क्या होता है दोस्तों, तत्कालीन कारण पर बात पहुंचती है। तो क्या आपको ये 4 कारण समझ में, एक बार के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर डन 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 लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने भाई, जल्दी से जल्दी कीजिएगा। शाबाश। तो अपना यहां तक क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा है। अब दोस्तों तत्कालीन कारण पर पहुंचते हैं, और वो तत्कालीन कारण क्या रहते हैं। तो दोस्तों अंतिम कैनिंग से पहले जो है वो गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी था, और लॉर्ड डलहौजी की नीति गोद निषेध नीति, हड़प नीति या व्यपगत नीति कहा जाता है दोस्तों। तो ये सारी याद रखने हैं आपको नाम। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, और दोस्तों तत्कालीन कारण पे आ रहा हूं। तो निरंतर चले हुए कारण कुछ अपने डिस्कशन किए हैं, है ना। तो ये इनके पश्चात में दोस्तों अब आते हैं तत्कालीन कारण की बारी आती है। किसकी बारी आती है दोस्तों, तत्कालीन कारण की बारी आती है। तत्कालीन कारण क्या रहता है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तत्कालीन कारण जो है वो रहा था, उसके पीछे सर एक भारतीय या भारत का गवर्नर जनरल जो है वो सर जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है सर, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये 56 में आता है दोस्तों, किसके पश्चात आता है ये सर, डलहौजी के पश्चात आता है कैनिंग। और कैनिंग की अगर बात की जाए तो ये कैनिंग दोस्तों नीति लागू करेगा, क्या करेगा, अपनी नीति लागू करेगा, और वो नीति ही परेशान करती है सर वहां की जनता को, क्रांतिकारियों को या सैनिकों को। क्लियर है क्या। तो नीति लागू की है, वो नीति सुनिएगा कौन सी है। 1 नंबर पे इसने कहा भी जितने भी भारतीय सैनिक जो है वो क्या है सर, समुद्री तट पर तैनात रहेंगे। किस पे रहेंगे, समुद्री तट पर तैनात रहेंगे, और वो भी सर समुद्री रस्तों के माध्यम से अंग्रेजों की सहायता करने के लिए जाएंगे। पहली नीति, यानी कि सर भारतीय सैनिक समुद्र तट पर तैनात रहेंगे, समुद्र तट पर तैनात रहेंगे। तो ये पहला हो गया सर नीति। दूसरी नीति जो थी वो सर सबसे इसकी अड़ब थी और सबसे अनोखी थी सर। सैनिकों के पास ना, भारतीय सैनिकों के पास में क्या थी सर, सैनिकों के पास ब्राउन बेस बंदूक थी। कौन सी बंदूक थी दोस्तों, ब्राउन बेस बंदूक थी। उस ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर, ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल तैयार की गई। एनफील्ड राइफल यानी कि दी गई उन्हें, किन्हें सर, सैनिकों को। यानी कि पहले उनके पास कौन सी थी, ब्राउन बेस बंदूक थी, और उनके स्थान पर क्या सौंप दी, एनफील्ड राइफल के कारतूस को दोस्तों, गोली को है ना, बारूद को चिकना करने के लिए, कारतूस को चिकना करने के लिए इसके अंदर जो है, यहां पर जो है वो डाली गई थी दोस्तों, सुअर मतलब भी गाय व सुअर की चर्बी डाली गई थी। किसकी चर्बी दोस्तों, इन कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी। तो इनके जो है सॉरी, सुअर की चर्बी किसमें होगी सर, ये गाय व सुअर की चर्बी जो होगी एनफील्ड राइफल के जो कारतूस है ना, कारतूस समझते हो, है ना, गोलियां जो डलती है उनमें। तो कारतूस में जो है वो चिकना करने के लिए, उन्होंने तो चिकना करने के लिए डाली थी, लेकिन हम ठहरे भारतीय। अब भारतीय ठहरे तो वो सर उनका कुछ ब्राह्मण है, कुछ कैसे ही है, कुछ कैसे है, तो वो सोच रहे भी हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए ऐसा किया है। तो ये भी एक बगावत का कारण रहा था सर। इसको लेकर परेशान कौन हुआ था सबसे ज्यादा, तो मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। अपने एक छावनी है सर, बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी है दोस्तों, भारत में बैरकपुर छावनी है। और बैरकपुर छावनी जो है दोस्तों वो पड़ती है पश्चिम बंगाल में। कहां पर पड़ती है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। अगर आपको सर वहां की अगर पूछी जाए तो आप कह सकते हो कोलकाता में पड़ती है सर। कहां पड़ती है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी के अंदर दोस्तों एक टुकड़ी है जिसका नाम है 34 NI। क्या नाम है दोस्तों, 34 NI। अब 34 NI जो है वो टुकड़ी, ध्यान रखिएगा, NI का मतलब होता है दोस्तों नेटिव इन्फेंट्री। NI का मतलब क्या आता है, नेटिव इन्फेंट्री, जिसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है पैदल चलने वाली सैनिक टुकड़ी, है ना। तो साथ साथ जो पैदल चलती है वो टुकड़ी NI कहलाती थी, नेटिव इन्फेंट्री
इन्फेंट्री कहलाती थी। पश्चिम बंगाल से ही दोस्तों ये जो है यूनियन तैयार की गई थी इनकी नेटिव इन्फेंट्री वाली। अब कौन सी एनआई है दोस्तों? 34 एनआई। अब इसमें सर टुकड़ी में क्या होंगे? सैनिक होंगे, और इसी का एक सैनिक है दोस्तों जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा जिंदगी में, मंगल पांडे। क्या नाम आता है दोस्तों? मंगल पांडे। अब ये जो मंगल पांडे है ना, ये सर ठहरा पांडे यानी कि सर ये ब्राह्मण ठहरा। अब एक बार की बात, मंगल पांडे रास्ते से जा रहा था और वहां पर एक बंदा पी रहा था माउंटेन ड्यू। अब भाई सॉरी मंगल पांडे पी रहा था माउंटेन ड्यू और बंदा कोई जा रहा था रास्ते में और बंदे ने कह दिया भाई साहब मेरे को भी थोड़ी पिला दो यार। बोलना मैं ठहरा ब्राह्मण, तू मैं तेरे को नहीं पिला सकता, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बोला अरे ओ कहां बात कर रहा है तू? बोला आज तेरे को ड्यू पिलाने में प्रॉब्लम हो रही है और वो बंदा तेरे को जो गाय हुए सूअर की चर्बी तेरे को मुंह में दे रहा है, वो उसका क्या मतलब हुआ? बोला मुंह में कैसा? बोला तू अगर एनफील्ड राइफल चलाएगा तो कारतूस का ढक्कन किससे निकालेगा? बोला अपने मुंह से निकालूंगा। बोला उस ढक्कन के ऊपर जो गाय हुए सूअर की चर्बी लगी हुई है, पता है क्या तेरे को? और ये बात मंगल पांडे को आंतरिक ठेस पहुंचा जाती है। बोलता है मेरे धर्म भ्रष्ट करवा रहे हैं। तो मंगल पांडे जो है वहां से चला जाता है ना। मंगल पांडे जो है यहाँ पे जाता है और जाने के पश्चात दोस्तों अंग्रेजों के साथ इसकी बहस होती है। कैसी बहस होती है? वही वाली खतरनाक वाली बहस होती है। और बहस के दौरान ये बंदा एक ही बात करता है, बोला आप भाई साहब हमारा धर्म भ्रष्ट करवा रहे हो यार। मतलब हम आपके लिए जो है दिन रात जो है इधर उधर जो है घूमते फिरे और आप हमारा जो है धर्म भ्रष्ट करवाने पे तुले हो। बोला क्या बात होगी? बोला बात कुछ नहीं हुई है ना, बात कुछ नहीं हुई। और मंगल पांडे ने जो है यहाँ पर गोली चला के सर हत्या की दोस्तों याद रखिएगा अंग्रेज अधिकारी जनरल बागवे हयूसन की, जनरल बागवे हयूसन की दोस्तों याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जनरल बागवे हयूसन की हत्या कर दी दोस्तों। किसकी सर हत्या की? किसने? मंगल पांडे ने की। और ये दोस्तों चर्चा जो हुई है, ये कांड जो हुआ है सर ये 29 मार्च का कांड है दोस्तों। कब का कांड है ये? 29 मार्च का कांड है और 1857 चल रहा है तो सर चलने दो। तो 29 मार्च 1857 को दोस्तों ये कांड होता है और इस दौरान दो मंगल पांडे है वो जनरल बागवे हयूसन के गोली मार के क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो इतनी बात आपको समझ आई क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। तो सर यहां से क्या होता है? मतलब एक विद्रोह की आग भड़क जाती है ना, विद्रोह की आग भड़क जाती है और मंगल पांडे को दोस्तों इसका गिफ्ट यानी कि तोहफा तो मिलेगा। और तोहफा दोस्तों कुछ अंग्रेजों ने इस तरीके से दिया और उसके द्वारा दोस्तों याद रखिएगा मैं आपको बता देता हूं मंगल पांडे को दोस्तों 8 अप्रैल को, कब दोस्तों? 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में दोस्तों क्या लगा दी जाती है? फांसी लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है दोस्तों? फांसी लगा दी जाती है। तो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को दोस्तों क्या लगा दी गई? फांसी लगा दी गई दोस्तों। क्या लगा दी गई? फांसी लगा दी गई। तो यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ? कोई किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है क्या? जल्दी से मेरे को बता दीजिएगा। तो यहां तक कंप्लीट कर लीजिए सभी। तो एक बार सभी पढ़ते हुए स्क्रीनशॉट लीजिए और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो वो शेयर कर देना भाई इसको फटाफट से। एक प्रश्न जो है बच्चों के दिमाग में आ जाता है कई बार, मतलब सर फांसी है, फांसी की सजा सुनाने वाला भी कोई था क्या? तो सजा सुनाने वाला भी था दोस्तों। फांसी की सजा जो है वो रॉबर्ट हुक ने सुनाई थी। किसने सुनाई थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक द्वारा सजा सुनाई गई। अगर आपसे कहा जाए मंगल पांडे को सजा किसने सुनाई थी, सजा सुनाई वो किसने सुनाई दोस्तों? याद रखिएगा रॉबर्ट हुक द्वारा सजा सुनाई गई थी। किसको? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 और 18 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे की फांसी होती है। तो याद रखना थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। तो 8 अप्रैल 1857 को क्या सुना दी गई? फांसी सुना दी गई। क्लियर है यहां तक? तो ये रहा था दोस्तों तत्कालीन कारण। अब इसके पश्चात जो है वो क्रांति भड़केगी, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं क्रांति की, वो अपने सीखते हैं, फिर उसके बाद में विद्रोह पे चलेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। शाबाश। तो अपने कॉलम के अंदर एक दो प्रश्न लिख लीजिएगा भाई, एक दो प्रश्न अपने कॉलम के अंदर कॉपी के कॉलम में लिखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। लिखिएगा क्रांति के दौरान, मैं बोल रहा हूं वो चीज लिखिएगा, नोट कीजिएगा, ऊपर कॉलम के अंदर नोट कीजिएगा दोस्तों। लिखो क्रांति के दौरान
ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति जिसका नाम मिलता है दोस्तों जॉर्ज एनिसन। क्या नाम मिलता है? जॉर्ज एनिसन। तो ये जब प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा, उन्हीं बच्चों का सही होने वाला है जो आज ये क्लास ले रहा है, याद रखना। आज तक कहीं पे भी आप पढ़ लेना हिस्ट्री को, क्रांति को, यहां पर ऐसी बातें कभी नहीं की जाएगी। तो जॉर्ज एनिसन दोस्तों क्रांति के दौरान जो था वो क्या था? सेनापति था, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था, पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपुताना में सेनापति था दोस्तों, याद रखिएगा। और कॉलिन कैम्पबेल की बात की जाती है दोस्तों, मैं एक बंदे का नाम लिख रहा हूं, कॉलिन कैम्पबेल। अजीबोगरीब नाम है दोस्तों, थोड़े से याद करने में एक बार में परेशानी आएगी, लेकिन कॉलिन कैम्पबेल की अगर बात की जाए, सर जॉर्ज एनिसन क्या था? क्रांति के दौरान था सेनापति ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन एनिसन के बाद किसको चुना गया? तो यानी कि दोस्तों बाद की अगर बात आएगी, क्रांति में के बाद 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कॉलिन कैम्पबेल होगा, और उस दौरान कौन होगा? जॉर्ज एनिसन होगा। तो ये दोनों प्रश्न आपने नोट्स के ऊपर ही ऊपर नोट कर लिए होंगे आई थिंक, है ना। तो नेक्स्ट दोस्तों अपने आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले दोस्तों एक प्रश्न शायद मैं और लिखवा देता हूं आपको। तो लिखिएगा, क्रांति के समय राजपुताना में, सॉरी, क्रांति के समय उत्तर पश्चिमी राजपुताना में उत्तर पश्चिमी राजपुताना का, ऐसे लिख लो, राजपुताना का, मैं की जगह लिखो का प्रशासन किसके हाथ में था वो मैं बता रहा हूं। तो प्रशासन लिखिएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन लिख दूं क्या? लिख देता हूं, चलो ये लो, लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन। क्या है सर ये? राज्य में उत्तर पश्चिम हिस्से का अगर बात की जाए दोस्तों, तो उत्तरी पश्चिम हिस्सा जो भारतीय सर क्रांतिकारियों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाती है, तो सर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में राज्य प्रशासन का कार्यभार जो था वो किस अंग्रेज के हाथ में था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन के हाथ में था, जिसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आप बता सकते हो दोस्तों, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगरा में होगा। और आगरा कहां आता है सर? यूपी में आता है वर्तमान में, है ना। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन का अगर आपसे मुख्यालय भी पूछा जाए तो आप इसको बेहतरीन तरीके से बता सकते हो। तो 3 प्रश्न मैंने नोट करवाए हैं। सेनापति जो है जॉर्ज एनिसन, उसके पश्चात सर कॉलिन कैम्पबेल, और दोस्तों मुख्य प्रशासन जो सौंपा गया था किसके हाथ में था? लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन के हाथ में था। तो ये बात जो है आप याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन जो था दोस्तों, राज्य प्रशासन सौंपा गया था किसके दौरान? क्रांति के दौरान। तो राज्य प्रशासन किसके पास था? गवर्नर कॉल्विन के पास था। ये 3 प्रश्न दोस्तों ऐसे प्रश्न है वो एक बार ढूंढने पे तो आपको किसी किताब से भी नहीं मिलेंगे, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है तीनों के तीनों। चलो, तो इसके बाद में मैं नेक्स्ट पढ़ा रहा हूं दोस्तों, कुछ बातें जो है आपको याद करनी पड़ेगी, उनसे संबंधित मैं बता देता हूं। तो मंगल पांडे वाली भी बात होगी। 29 मार्च वाली दिनांक याद रखना भाई दिमाग में। वो जो विद्रोह मतलब जो भड़की थी आग, है ना, वो 29 मार्च को गोली मारी थी सर जनरल बाग विल्सन को। अब इसके पश्चात की बात की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्रांति। भारत में जो क्रांति होने वाली है उसकी क्या है, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता हूं बेसिक बातें। उसकी क्या है सर? निर्धारित तिथि, यानी कि सर डेट फिक्स हुई थी, फिक्स डेट हुई थी दोस्तों 31 मई की। बोला 31 मई 1857 को अपने क्या करने वाले हैं? क्रांति करने वाले हैं। क्लियर है क्या? इसके जो प्रतीक चिन्ह अगर बात की जाती है, प्रतीक चिन्ह क्रांति का, तो वो है दोस्तों चपाती व कमल का फूल। चपाती की जगह दोस्तों रोटी भी लिखी आ सकती है, लेकिन मूल रूप से चपाती याद रखना है, कमल का फूल दोस्तों ये याद रखना, ये इसका प्रतीक चिन्ह होगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाती है, इसका नारा जो था वो था दोस्तों दिल्ली चलो। चलो दिल्ली का नहीं, चलो दिल्ली तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये दोस्तों दिल्ली चलो, है ना। तो दिल्ली चलो का नारा जो है वो रहेगा इसके अंदर। और इसके अंदर जो दोस्तों अगर बात की जाती है, इसका नेता, क्रांति का नेता जो बनाया गया वो बहादुर शाह जफर को बनाया गया था, बहादुर शाह जफर, है ना। कुछ बंदे कहते हैं नेता बनाया गया 11 मई को,
और कुछ कहते हैं सर 12 मई को। तो दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, चाहे 11 मिले चाहे 12 मिले। नेता कब बनाया गया था? 12 को। क्लियर है क्या? 12 मई को। दोस्तों 31 मई को होनी थी क्रांति, लेकिन क्रांति शुरू हो जाती है कब? तो क्रांति की शुरुआत जो है दोस्तों वो हो जाती है 10 मई को, जो कि सर हार का एक मुख्य कारण भी रहा था। क्रांतिकारी सही संचालन नहीं कर पाए थे। 10 मई 1857 को क्या हो जाती है सर? शुरुआत हो जाती है। और शुरुआत भी दोस्तों भारत के मध्य मेरठ से होती है। और मेरठ जो छावनी वो दोस्तों यूपी के अंदर, और यहाँ की एक सैनिक टुकड़ी द्वारा की जाती है जिसका नाम है दोस्तों 20 NI, है ना। तो दोस्तों द्वारा क्या की जाती है दोस्तों? क्रांति की शुरुआत की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। क्रांति की डेट फिक्स क्या थी? 31 मई, लेकिन क्रांति निर्धारित तिथि से पहले शुरू हो जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से शुरू की जाती है दोस्तों। उसकी एक सैनिक टुकड़ी है 20 NI। तो मेरठ छावनी की एक दोस्तों सैनिक टुकड़ी है, सैनिक टुकड़ी का नाम है दोस्तों कौन सी? 20 NI। और ये क्या है दोस्तों? छावनी है। ये क्या है? छावनी है। क्लियर है क्या? तो मेरठ छावनी की 20 NI के द्वारा दोस्तों क्रांति की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। क्लियर है? लेकिन दोस्तों अब अपने धीरे धीरे बढ़ेंगे विद्रोह की ओर। धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ेंगे? विद्रोह की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें याद करवा देता हूं, तो वो आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आपने अगर पूछा जाए क्रांति के दौरान इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो इंग्लैंड की महारानी जो थी दोस्तों उसका नाम था विक्टोरिया। क्या नाम था उसका? विक्टोरिया नाम था, याद रखना है। तो इंग्लैंड की जो महारानी है, तो ये कोई मतलब क्रांति के दौरान की बात हो रही है। क्रांति के दौरान इंग्लैंड की महारानी, और इंग्लैंड की महारानी जो है दोस्तों उनका नाम आता है विक्टोरिया। क्या नाम आता है? विक्टोरिया। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है भी। कई बार बच्चे जो हल्के में लेके प्रश्न छोड़ जाते हैं और यहाँ से दोस्तों प्रश्न आ जाता है। और इंग्लैंड का जो PM है दोस्तों, उस PM का नाम है पामस्टन। क्या नाम है दोस्तों? इंग्लैंड का PM जो है उसका प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पामस्टन भी बोल देते हैं या पार्मस्टन भी बोल देते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। नंबर 2 पे दोस्तों याद रखना है भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। भारत में दोस्तों सबसे बड़ी पोस्ट है अंग्रेजों की गवर्नर जनरल, उस समय था सर लॉर्ड कैनिंग। मैंने अभी बताया था आपको, मिडल होजी के पश्चात ये बंदा आता है और लॉर्ड कैनिंग जो है वो सर गवर्नर जनरल बनता है। अब क्या अकेला बंदा पूरे भारत को संभाल सकता है? क्या नहीं संभाल सकता। वो सर अपने राज्य के अंदर क्या छोड़ देगा? एजेंट छोड़ देगा, यानी कि अलग अलग राज्य में क्या छोड़ दिया? एजेंट। और वो हो जाएगा दोस्तों AGG। और AGG जो होगा वो सर अपने राजपुताना का होगा। और राजपुताना का जो AGG है दोस्तों उसका नाम है सर, बोलिएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये क्या है सर? यहाँ का AGG है। बात समझ में आई? तो राजपुताना का AGG कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। भारत का GG कौन है सर? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, याद रखिएगा। तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया सर PM पार्मस्टन हो गए। भारत का GG हो गया सर लॉर्ड कैनिंग। AGG हो गया सर राजपुताना। अब AGG भी क्या छोड़ देगा सर? अकेला तो है, राज्य नहीं संभाल सकता। जैसे कि सर अपने राज्य के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अकेला तो नहीं संभाल रहा ना, उसके पीछे जो है नीचे सर और भी कर्मचारी कार्य कर रहे होंगे। उसी प्रकार सर अलग अलग छोटी छोटी रियासतों से संबंधित बात की जाए तो सर वहां पर छोड़े गए थे PA, और PA की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट। क्या छोड़े गए? पॉलिटिकल एजेंट छोड़े गए। और पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए तो उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं PA। तो AGG राजपुताना का। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अगर बात की जाती है दोस्तों किसकी? पॉलिटिकल एजेंट की। तो पॉलिटिकल एजेंट का नाम आता है दोस्तों क्या? अलग अलग रियासतों से संबंधित होगा। तो आप इतनी बात को जल्दी से नोट कर लीजिएगा भाई। यहां तक सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, शाबाश। चलो नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद में अपने जो है आज इससे संबंधित जो देखेंगे, और बात रहती है दोस्तों किसकी? अगर रियासती
जो पॉलिटिकल एजेंट है उनको याद करते हैं, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए प्रश्न तो है यहाँ से भी आए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सुंदर तरीके से याद करवाऊंगा, टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें इस चीज की, बहुत ही सुंदर तरीके से याद हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये आपको दिख रहा होगा सर, मुख्य रूप से मैंने राजस्थान का मैप बनाया है। यहाँ पर रियासत आएगी दोस्तों मारवाड़, कौन सी आएगी? मारवाड़। यहाँ रियासत आएगी दोस्तों मेवाड़, यहाँ रियासत आएगी दोस्तों कोटा, यहाँ रियासत आएगी दोस्तों जयपुर, और यहाँ रियासत आएगी एक भरतपुर। ये 5 रियासतें याद रखनी है आपको। 5 रियासत है, मारवाड़, मेवाड़, कोटा, जयपुर और भरतपुर। मारवाड़, मेवाड़, कोटा, जयपुर और भरतपुर, 5 रियासतों से संबंधित आपको 5 दूना 10 क्वेश्चन याद रखने हैं। सर एक याद रखना पड़ेगा आपको शासक, और एक याद रखना पड़ेगा आपको पीए। तो हर किसी में दोस्तों सेम प्रश्न होंगे, शासक और यहाँ पे पीए याद रखना पड़ेगा। इसमें भी दोस्तों आपको शासक और सर इसमें पीए याद रखना पड़ेगा। इसमें भी दोस्तों आपको शासक और इसमें याद रखना पड़ेगा, पीए याद रखना पड़ेगा। इसमें दोस्तों शासक और इसमें दोस्तों पीए याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको जो है 2-2 प्रश्न जो है हर एक किसी में याद रखने पड़ेंगे। तो मारवाड़ का जो शासक है दोस्तों, उसका नाम बताऊं तो तख्त सिंह है। क्या नाम है दोस्तों? तख्त सिंह है, याद रखना। तो मारवाड़ का शासक कौन हो गया? तख्त सिंह। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हो गया दोस्तों मैक मौसन। कौन हो गया? मैक मौसन दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट हो गया। मेवाड़ का शासक हो गया दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह दोस्तों किसका शासक है? सर ये मेवाड़ का शासक है। पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों मेजर सावर्स। मेजर सावर्स, क्लियर है? तो मेजर सावर्स सर किसका पॉलिटिकल एजेंट हो गया? मेवाड़ का। सर यहाँ पर कोटा के अगर शासक की बात की जाए तो कोटा का शासक कौन हो गया? सर राम सिंह द्वितीय। कोटा का शासक कौन हो गया दोस्तों? राम सिंह द्वितीय। क्लियर है? ये महाराव है, ये सर महाराजा है। तो यहाँ पर भी सर राम सिंह द्वितीय ही आएगा सर जयपुर में, लेकिन बंदे दोनों ही अलग अलग हैं, एक ही बंदा नहीं है सर। शासक दोनों में कोटा और जयपुर में क्या? राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। कोर्ट के लगते हैं बटन तो सर मेजर बर्टन। कोर्ट के लगते हैं बटन तो मेजर बर्टन। जयपुर का तो सर ईडन होगा। जयपुर का तो क्या होगा सर? ईडन होगा। सर भरतपुर का शासक जो है दोस्तों जसवंत सिंह है, और जसवंत सिंह की एक ही बात याद रखिएगा सर, एकमात्र अल्प आयु शासक क्रांति के दौरान राजपूताना में कौन सी रियासत से था? भरतपुर रियासत से था, जिसका कार्यभार संभाला था पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन के द्वारा संभाला गया था। किसके द्वारा संभाला गया था दोस्तों? मोरिसन के द्वारा संभाला गया था। तो एक बार के लिए सभी बच्चे 5 बार के लिए इसका रीड आउट करेंगे। इतने में पानी पी लेता हूं। शाबाश। तो एक बार के लिए फटाफट से रीडिंग कर दें भाई इस चीज की। कोई दोराई नहीं है भाई, किसी भी शब्द को याद करने में किसी प्रकार की कोई दोराई नहीं होती, लेकिन अपने क्या एक शंका बैठ जाती है मन में भी, उस शंका को लेके जो है अपने जरते रहते हैं और अपने सोचते हैं यही बात भी अपने को याद होगा या नहीं होगा, याद होगा या नहीं होगा। दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल जो है अपने आते रहते हैं और उन्हीं ख्यालों के कारण अपने पीछे हटते जाते रहते हैं, है ना। तो ये सब बातें आपको दोहरानी नहीं है दिमाग में, और यही कहना है भी हम मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो एक बार सभी बोल के देखिएगा। मारवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक, हाड़ौती का शासक, नेक्स्ट सर इसके बाद में जयपुर का शासक, सॉरी हाड़ौती से याद रखना है कोटा, है ना, फिर जयपुर का शासक और फिर भरतपुर का शासक। तो ये सब बातें आप जल्दी से एक बार के लिए दिमाग में अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मैं आपको याद करवाता हूँ एक बार के लिए बोल के। शाबाश। गुड। तो यहां तक
आपको सही से समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको दोस्तों शासक की व्यवस्था को सही से याद करना है। कैसे याद करना है? सबसे पहले बोलो, मारवाड़ का है तख्त सिंह, शासक बोल रहे हैं। मारवाड़ का तख्त सिंह, मेवाड़ का सावर, शासक याद करना है। मारवाड़ का तख्त सिंह सर, मेवाड़ का सावर, मारवाड़ का तख्त सिंह, मेवाड़ का सावर। कोटा का राम सिंह, जयपुर का राम सिंह, कोटा और जयपुर का राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। सर जसवंत सिंह तो भरतपुर में है, जसवंत सिंह तो भरतपुर में है, तो जयपुर और कोटा में कौन है? राम सिंह द्वितीय है। मेवाड़ में अगर स्वरूप सिंह है तो मारवाड़ में तख्त सिंह है। अगर मारवाड़ का तख्त सिंह तो भरतपुर का जसवंत, जसवंत अगर भरतपुर का है तो सर कोटा का राम सिंह है, कोटा का राम सिंह तो जयपुर का भी राम सिंह होगा। अगर बात करें अपने पॉलिटिकल एजेंट की तो मैक मोशन है सर मारवाड़ में, मेजर सावर्ष, सावर्ष बोलते हैं, फुआरे को बोलते हैं, और फुआरा सर झीलों में लगाया जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर, उदयपुर सर कहाँ आता है? मेवाड़ में, तो मेवाड़ का सर मेजर सावर्ष हो जाएगा। कोर्ट के लगेंगे बटन, और जयपुर में ईडन है, ईडन जो है वो जयपुर में, तो सर मोरिसन कहाँ होगा? भरतपुर में होगा। तो दोस्तों ये सब बातें क्या थी दोस्तों? याद करने वाली बातें थी जो आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? तो इस वीडियो के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में होगा दोस्तों इससे संबंधित विद्रोह कैसे रहा था, कौन सा जो है कार्यालय वहां पर बना था, कैसी बातें रहती है, वो सारी दोस्तों आगे अपने पार्ट में जरूर जानेंगे। और उस पार्ट के अंदर जो है अपने लगभग मोस्ट जो बातें हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे। इससे संबंधित दोस्तों ये पार्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं जो विद्रोह पढ़ाऊंगा वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस क्लास को मिस मत कीजिएगा, है ना। तो उसमें आपको छावनियों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में उन छावनियों में हुए विद्रोह के बारे में बताऊंगा, तो वो सब सारी जानकारी दूंगा, है ना। और सबसे पहले राजपुताना के अंदर जो है एजीजी की जो पोस्ट आती है, तो वो राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना की जाती है, वो किसके द्वारा कब कैसे हुई, वो सब भी जानकारी आपको मिलेगी, है ना। तो एक बार के लिए सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए यार, है ना, क्योंकि वो भी आपकी सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि मेरे को ऐसे लगता रहे भी बच्चे जो है मेरे को प्यार दे रहे हैं और मेरे को अंदर जो है अंदरूनी जो है साहस बढ़ता रहे, है ना। हालांकि आपका प्यार जो है मेरे साथ बना ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर भी तो आपको एक बार के लिए सभी बच्चे डंडन बोल दिए, जितना आपने पढ़ाया सर उतना हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि प्रश्न आने की संभावना 90% यहां तक होती है। इसके बाद में आती है दोस्तों छावनियां, और छावनियों में विद्रोह, वो भी ज्यादा मोस्ट है बातें तो उनमें भी, लेकिन वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और साहस के साथ में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किताबों से प्यार करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।